नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर मैं कहूं कि ये जो भी यस बैंक के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक दुखती नस का टॉपिक है, ऐसा कहना इस एग्जैजरेशन नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपको यही रिक्वेस्ट है कि मेरे पिछले जो मैंने वीडियो बनाया उसको आप एक बार ज़रूर देखें। मैं हमेशा मेरे वीडियोस के ज़रिए स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस को एक सरल तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, उनका सिग्निफिकेंस क्या है स्टॉक मार्केट में ये बताने की कोशिश करता हूँ। और इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रिए किस तरह से आप इस मार्केट के उतार चढ़ाव में बने रह सकते हैं, अपनी वेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं, ये आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यस बैंक को अगर मैं बात करूं तो मैं यस बैंक को मेरे टर्म्स में अगर मैं इसे समझाऊं आपको, तो ये ग्रेटेस्ट बैंकिंग डिजास्टर के नज़र में मैं इसको देखता हूँ। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अंटिल 2018 यस बैंक इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक था। और विद इन 2 इयर्स, मतलब 2018 से लेके 2020 के बीच में ये बैंक पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। लेकिन आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम की ब्यूटी क्या है पता है दोस्तों? कि अगेन बैक इन मार्च 2024 ये इंडिया का आज की तारीख में सेवेंथ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। सी अनलाइक यूएस के जो क्राइसिस हुआ था 2009 में, जब लेहमैन ब्रदर्स डूबा था, तो यूएस का सेंट्रल बैंक जो कि फेड है, फेडरल बैंक, वो भी उसे बचा नहीं पाया था। लेकिन इसी को आप आरबीआई, मतलब हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ब्यूटी या फिर उसके रेजिलियंस को आप समझ सकते हैं कि कितना कंजर्वेटिव है हमारा बैंक, कितना स्ट्रांग है, उसमें कितना स्ट्रेंथ है कि फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक को उसने लिटरली डूबने से जो है बचा लिया। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यस बैंक का ये फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक एक टाइम कहा जाने वाला, वो आखिर किस तरह से उसका फॉल आया। तो यस बैंक शुरू किया था राणा कपूर और लेट श्री अशोक कपूर जी ने नवंबर 2003 में, और विद इन 15 ईयर्स मार्च 2018 में ये बैंक इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन चुका था। तो अब देखिए कि ये इन्होंने ग्रोथ किस तरह से अचीव की और क्या गलतियां हुई इनसे, जिसके कारण से ये बैंक का फॉल या फिर पतन आया। मार्च 2014 में यस बैंक की लोन बुक थी 55,633 करोड़। तो लोन बुक बेसिकली क्या होती है दोस्तों, कि बैंक ने मार्केट में कर्जा कितना दे रखा है। तो बैंक का मेन रेवेन्यू या फिर इनकम जो रहता है वो कर्जा देने से आता है और उसके ऊपर आने वाले ब्याज से आता है। तो बैंक जितना ज्यादा कर्जा देगा उसको उतना ज्यादा बदले में ब्याज मिलेगा। तो एक तरह से हम कहें कि बैंक का सेल ही ये है कि उसकी लोन बुक को बढ़ाना। तो मार्च 2014 में लोन बुक 55,633 करोड़ थी, इसको इन्होंने 4 साल के अंदर बढ़ा के 2.25 लाख करोड़ तक लेके गए, विच इज स्टैगरिंग ग्रोथ ऑफ 350%। चलिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लोन बुक अगर उन्होंने अपनी बढ़ाई है, अपना बिजनेस बढ़ाया, लेकिन इनकी गलती कहाँ पे हुई? ये कर्जा देने में। ये कर्जा इन्होंने उन कंपनियों को दिया जिनकी क्षमता ऑलरेडी कम हो चुकी थी, जो ऑलरेडी कर्जे में बहुत ज्यादा डूब चुकी थी, और जो ऑलरेडी एक एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी डिफॉल्ट के कगार पे थी। एडीएजी ग्रुप, एसएल ग्रुप, डीएचएफएल, आईएलएफएस और जेट एयरवेज, ये सब मिला के इन्होंने 30,000 करोड़ का कर्जा इन 5 कंपनियों को ये दे बैठे थे। ये 30,000 करोड़ जो कि टोटल लोन बुक का 14% फॉर्म कर रहा था। अब इसमें एक और गलती इन्होंने जो की, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह का फ्रॉड ही हम लोग कहेंगे, प्रमोटर फ्रॉड ही कहेंगे इसको, कि इन्होंने इस 30,000 करोड़ का जो इनका लोन ऑलरेडी खराब हो चुका था, इसमें से 3,200 करोड़ का लोन इन्होंने बैलेंस शीट में कभी दिखाया ही नहीं। तो आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर जो बैलेंस शीट देख के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हमें कभी समझ ही नहीं आया कि इनकी लोन बुक खराब हो रही है या फिर इन्होंने जो कर्जे दिए हैं वो कभी रिकवर ही नहीं होने वाले। इसे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज कहते हैं, जो कि मैंने मेरे पहले चैप्टर बेसिक्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस पहले वीडियो में काफी डिटेल में जिसके बारे में मैंने बात की है, वो वीडियो आप जरूर देखें। तो अब देखिए, इन 2 साल में, जिन 2 साल में इस स्टॉक का फॉल आया, इस कंपनी का फॉल आया, उन 2 साल में एक्चुअली हुआ क्या? इसे हम क्रोनोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सितंबर 2018 में आईएलएफएस, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी लेंडिंग एनबीएफसी थी, ये डिफॉल्ट कर गई।
ये डिफॉल्ट करने के बाद स्टॉक का प्राइस जो कि हाईज पे चल रहा था सितंबर 2018 में 400 के, वो सीधा लुढ़क के आ गया 234 रुपए पे, विच इज अ फॉल ऑफ 41%। अक्टूबर 2018 में आरबीआई ने राणा कपूर जी को बोर्ड से दखल अंदाज कर दिया, जिसके कारण इस फॉल में फर्दर स्टॉक फॉल आ गया 234 से 165 रुपए पे, विच इज अनदर फॉल ऑफ 29%। इसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, नवंबर 2018 से दिसंबर 2019, इस बैंक की डिटीरियोटिंग कंडीशन के कारण कॉन्स्टेंटली जो डिपॉजिटर्स हैं, जिनके सेविंग्स अकाउंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कंसिस्टेंटली इस बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करते रहे, जिसके कारण उसकी कैपिटल एडिक्वेसी पे प्रेशर आ गया। तो फर्दर इसके कारण इस पूरे एक साल के दौरान स्टॉक गिर गया 165 रुपए से लेकर 45 रुपए पे, जो कि विच इज अनदर फॉल ऑफ 72%। और फाइनली मार्च 2020 में इसकी बुरी कंडीशन को देखते हुए और इसके कोलैप्स को देखते हुए और इसको डूबने से बचाने के लिए आरबीआई ने इसके बोर्ड को टेक ओवर कर लिया, यानी कि आरबीआई जस्ट टुक ओवर दिस बैंक। और इस न्यूज के बाद ये स्टॉक सीधा लुढ़क के आ गए 45 रुपए से 8 रुपए पे, विच वॉज अ फॉल ऑफ अ स्टैगरिंग 82%। ओवर द पीरियड ऑफ सितंबर 2018 से मार्च 2020 तक ये स्टॉक 398 रुपए से सीधे आके आ गया 8 रुपए, विच इज अ स्टैगरिंग फॉल ऑफ 98%। तो अब ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन दोस्तों आता है, तो हम ये तो अब समझ गए कि यस बैंक इतना अच्छा बैंक होने के बावजूद क्यों उसका कोलैप्स आया। तो प्राइमरी रीजन था प्रमोटर्स का इल इंटेंशन, प्रमोटर्स का गलत तरीके से बिजनेस को बढ़ाने का तरीका, नॉर्मल से ज्यादा फास्ट तरीके, गलत तरीके अपनाने से बिजनेस को बढ़ाया इन्होंने, जिसका अल्टीमेटली हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं। तो अब क्या हो गया है कि 2020 से लेके अभी तक ये स्टॉक प्राइस जो है सिर्फ एक रेंज में है। तो मतलब ये 8 रुपए पे आया था, उसके बाद अचानक से 45 रुपए पे गया एक दिन के लिए, और ये फिर से 16 रुपए पे आ गया। और अब पिछले 3 साल से ये स्टॉक 16 रुपए से लेके 30 रुपए की हम लोग कह सकते हैं इसी रेंज में ही घूम रहा है। तो अब देखिए टेक्निकल एनालिस्ट भरे पड़े हुए हैं और वो 100 तरह का टेक्निकल एनालिसिस देते हैं कि ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा। मुझे आपके सामने जो एक पर्सपेक्टिव रखना है वो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव रखना है कि ये स्टॉक 16 से 30 के बीच में क्यों घूम रहा है, और क्यों ये आगे आने वाले काफी टाइम तक, मेरे ओपिनियन में, मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, आगे आने वाले काफी टाइम तक ये स्टॉक इसी रेंज में रहेगा। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि एक्चुअली क्या हुआ था। जब मार्च 2020 में आरबीआई ने टेक ओवर किया तो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक, इन 5 बड़े बैंकों ने मिलके यस बैंक में 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। अब आपको पता है ये 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन पांचों बैंक ने कितने दाम पे की, यानी कि कितने दाम पे यस बैंक के शेयर उन्होंने खरीदे? मात्र 10 रुपए पे। अब आप एक चीज मुझे तो बताइए दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से मैं आपको इस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप कोई लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, उस प्रॉपर्टी की, उस लैंड की जिस एरिया में वो है, उसकी एक सर्टेन वैल्यू रहती है और उस वैल्यू के आसपास ही आपको वो इन्वेस्टमेंट करना रहता है। अब फर्ज कर लीजिए कि सपोज जो प्रॉपर्टी सेलर है वो डिस्ट्रेस में है, उसे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की, मतलब वो उसका दिवाला निकलने वाला है और कुछ भी करके उसको उसकी प्रॉपर्टी बेचनी है। तो वो डिस्ट्रेस सेल भी कितने प्राइस पे करेगा? देखिए डिस्ट्रेस सेल का एक थंब रूल अगर हम बोले तो ज्यादा से ज्यादा वो 40% के डिस्काउंट पे उस प्रॉपर्टी को बेच डालेगा। अब आप फर्ज कीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं और आपको एक बढ़िया सा बंदा मिल गया जो ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है, तो यहाँ पे आपको उसने बोला कि सर मैं डिस्ट्रेस में हूँ, मेरा दिवाला निकलने वाला है, मुझे पैसों की जरूरत है, आप मेरा 40% डिस्काउंट पे मेरी प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो अब ये प्रॉपर्टी आपको मिल गई, सॉरी 40 लाख पे। तो 50 लाख की प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रेस सेल में आपको मिल गई 40 लाख पे। अब वो 50,000 की प्रॉपर्टी आपको 50,000 रुपए में मिलेगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। तो ये मैंने मेरे जो तीसरा चैप्टर है जिसमें मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस के बारे में बात की है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। जी देखिए कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई भी एसेट हो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे आप उसे कभी भी नहीं ले सकते। इसी एग्जांपल को अगर मैं यस बैंक के साथ कनेक्ट करूं, यस बैंक 2020 में डिस्ट्रेस में था, उसका दिवाला निकलने वाला था। तो फर्ज कीजिए कि 40% डिस्काउंट पे
इन पांचों बैंक ने यस बैंक का स्टॉक खरीदा है, तो एक्चुअल प्राइस यस बैंक का मार्च 2020 में क्या निकल के आता है दोस्तों? वो निकल के आता है मात्र 16 रुपए। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए फंडामेंटली कि उस यस बैंक के स्टॉक की वैल्यू 16 रुपए थी, जो कि बीच में अब बढ़ के 20 रुपए 30 रुपए हो गई, लेकिन बुनियादी तौर पे इस स्टॉक का प्राइस 16 रुपए है। जो इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, जो कि सोच रहे हैं कि एक ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं कि अभी ये 16 रुपए से फिर एक रैली आएगी 400 रुपए की इसमें, तो दिस इज अ आई ओपनर वीडियो फॉर देम। बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि बिफोर टेक ओवर देखिए यस बैंक के कितने शेयर्स थे मार्केट में, 255 करोड़ थे, और आफ्टर टेक ओवर मार्केट में इसके कितने शेयर्स है आपको पता है? 3133 करोड़ के शेयर्स, विच इज अ स्टैगरिंग 11 टाइम्स। दोस्तों आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप वाइज स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है, इससे बड़ा कोई स्टॉक नहीं है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसके कितने शेयर्स हैं मार्केट में आपको पता है? सिर्फ 660 करोड़ शेयर्स। और आपने रिलायंस जैसे स्टॉक में कितनी बार अपर सर्किट लगाते हुए देखा है स्टॉक को? कहने का मतलब यह है कि देखिए मार्केट में जितने ज्यादा किसी कंपनी के स्टॉक रहेंगे उस स्टॉक को मूव करना उतना ज्यादा मुश्किल होता है। अब 3133 करोड़ के शेयर्स अगर मार्केट में इसके फ्लोट करे तो आप सोचिए कि स्टॉक को हिलना आगे जाके कितना मुश्किल होगा। बट एनीवेज ये एक जस्ट फंडामेंटल पर्सपेक्टिव है, एक बिजनेस वैल्यूएशन के तौर पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि क्यों स्टॉक का प्राइस 16 से 30 रुपए के बीच में ही घूम रहा है, क्योंकि आज भी इन्वेस्टर्स इसको 16 से 30 के बीच में ही वैल्यू कर रहे हैं। भले ही टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी गए, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों से फंडामेंटल एनालिसिस का एक एज रहता है कि आप बिजनेस को वैल्यू करके उसकी फंडामेंटल वैल्यू निकाल सकते हैं। बट एनीवेज दोस्तों मेरा एक न्यूट्रल व्यू है यस बैंक के ऊपर जो मैंने आपको देने की कोशिश की है एक बिजनेस वैल्यूएशन के तौर पे। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक आगे जाके कभी आगे ऊपर जाएगा ही नहीं। सी देखिए कि यस बैंक में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जिस इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। कुछ बाहर के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, जिसके कारण इसका कैपिटल स्ट्रक्चर अगर शोर अप हुआ तो मे भी इसका स्टॉक प्राइस आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए तो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इट विल जस्ट ओवर अराउंड द करंट प्राइस लेवल्स। तो ये टेक्निकल व्यू भी चलिए मैं आपको दे देता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस पे लोगों का बहुत एम्फेसिस रहता है कि भाई हमें टेक्निकली भी बताइए कि देखिए आप इसमें अगर इस चार्ट को आप देखें तो इसको इस स्टॉक का एक बेस बन रहा है अराउंड 20 to 21 रुपीज। तो अगर इस बेस दिस बेस कैन बी कंसिडर्ड एज अ बाइंग लेवल, इस बेस पे आप थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। 20 रुपए के आसपास ये स्टॉक है, तो ये 27 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। लेकिन 20 का अगर बेस इसने तोड़ दिया तो दिस ये स्टॉक फर्दर नीचे आएगा 15 रुपए तक, और दैट विल बी द जोन जो मैंने आपको पिछली साइड में समझाया कि 16 रुपए ये इंट्रिंसिक वैल्यू है स्टॉक की जो 2020 में थी। अब वो स्टॉक आपको 15 रुपए मिल रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि भर भर के आपको स्टॉक को लेना चाहिए, क्योंकि द वेरी फ्यू चांसेस आर देयर कि ये स्टॉक उससे भी नीचे जाएगा। अगर आज के फंडामेंटल्स को हम लोग उसको कंसिडर करें तो दैट विल बी अ वैल्यू बाइंग जोन। 15 से 18 रुपए का जोन आप कह लीजिए, इट विल बी वैल्यू बाइंग जोन जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, आप कंफर्ट में रहोगे। वहां से फर्दर नीचे वो स्टॉक जाएगा नहीं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे जाएगा नहीं, और फर्दर 27 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। मतलब दैट कैन स्टॉक कैन डबल फ्रॉम देयर इन से सपोज से नो टाइम, मतलब 3 से 4 बीस में। यस बैंक की ये अच्छी बात है कि इसमें टेक्निकली मूव आना अगर चालू होता है जो आप इस चार्ट में देख रहे हैं, तो ये काफी फटाफट आता है, मतलब विद इन अ वीक इसमें अच्छे मूव्स आने का दमखम ये स्टॉक रखता है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इसे थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है स्टॉक तो आप इसे खरीदें, बट फॉर अ शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ अप टू 27 to 28 रुपीज। ये 100 200 300 ऐसे ड्रीम टारगेट्स सॉरी दोस्तों मैं ये नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे मेरे फंडामेंटल एनालिसिस में ये चीज नहीं बैठता। तो एनीवेज दोस्तों अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि इस पूरे वीडियो की उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये एजुकेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए जो बाकी आपके यस बैंक के इन्वेस्टर्स दोस्त हैं जिन्होंने यस बैंक के शेयर्स लेके रखे। मे भी उनको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए कि उनको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि प्राइस क्यों नहीं मूव कर रहा है। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आगे और इस तरह के वीडियोस
स्पेसिफिक स्टॉक्स पे लेके आऊं। अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है किसी स्टॉक के बारे में आपको जानना है तो वो जरूर आप मुझे बताइए, मैं जरूर उसके ऊपर एक सिंसियर एफर्ट्स के साथ वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा।